नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरिनुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मामलों को देखते हुए एक बार फिर से सख्ती बरती गई है और पाबंदियां यहां पर लागू कर दी गई है। प्रदेश में 16 जनवरी तक तमाम राजनीतिक रैलियां, धरना प्रदर्शन पर रोक है। इसके साथ ही अगले 9 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है और आपको बता दें कि विवाह समारोह में 25% क्षमता के साथ लोग यहां पर शामिल हो सकेंगे। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी है उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है और ऐसे में जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और प्रदेश सरकार भी लगातार अलर्ट मोड पर है। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो सरकार उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये चिंता की बात भी है और प्रदेश सरकार लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है कि कोरोना के रोकथाम के लिए तमाम पाबंदियां भी लगाई गई है और हम भी लगातार आप सभी से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और मास्क जरूर लगाइए। तो प्रदेश में सरकार ने नियमों में और सख्ती बढ़ा दी है और ये जरूरी भी है क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में आंकड़ों को कम करने के लिए यहां पर पाबंदियां लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण में इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य के सभी स्विमिंग पूल्स को और वाटर पार्क को यहां पर बंद कर दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र को बंद किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 12वीं तक के स्कूल्स को भी यहां पर बंद कर दिए गए हैं। इस दरमियान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगा। मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी रोक है। राजनीतिक रैली और हर तरह के धरना प्रदर्शन पर भी यहां पर सरकार ने रोक लगा दी है और सुबह 6 से रात 10 बजे तक यहां पर बाजार खुले रहेंगे। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यहां पर नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ प्रतिष्ठान 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सेंटर्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम भी 50% क्षमता के साथ यहां पर खुले रहेंगे। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यहां पर अहम कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने यहां पर और पाबंदियों को बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें कि एसओपी 16 जनवरी तक के लिए जारी की गई है। चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 8 से 14 मामले सामने आए थे पूरे प्रदेश भर में, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय है। स्वास्थ्य महकमा भी लगातार अलर्ट जारी कर चुका है। बात जो नई एसओपी जारी की गई उसके तहत यही कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं होंगी वह पहले से काफी रोहित, यहाँ पर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है तकनीकी खामी की वजह से। फिर से जुड़ने की यहाँ पर संपर्क करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हो ऐसे में ये चिंता की बात भी है। रोहित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रोहित, क्या कुछ फिलहाल स्थिति, किस तरह की पाबंदियां यहाँ पर लागू की गई है? रोहित, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए बात किया गया कि तमाम जो प्रतिष्ठान है उनको 50% उसमें एसओपी जारी की गई। इस प्रकार जो तमाम प्रतिष्ठान हो रहा है उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं हैं इसका दृष्टिगत जारी किया गया है ताकि जो आने वाले
ठीक रोहित, आप लगातार बने रहिए। जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम भी लगातार आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन कीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंस का आज वो फ्लैग मार्च दिखाकर रवाना करेंगे और आपको बता दें कि 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता भी करेंगे। श्रीनगर में एबीवीपी के 22वां प्रांतीय अधिवेशन का आज शुभारंभ होगा। 5 बजे दून चिकित्सालय स्थित MRI यूनिट का होगा शुभारंभ। तो आज कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें आज पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। तो लगातार 1-to-1 यहाँ पर कार्यक्रम है। श्रीनगर में एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन की आज से शुरुआत होगी, उसमें भी शिरकत करेंगे सीएम। इसके साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1-to-1 कार्यक्रम है। इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंस का आज उद्घाटन होगा, फ्लैग मार्च दिखाकर उसे रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही विद्युत प्रहारी अभियान के तहत आज फ्लैग ऑफ होगा। 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता भी करेंगे और इस प्रेस वार्ता में कोरोना का भी जिक्र हो सकता है और कई ऐसे प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसकी वो जानकारी दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 1-to-1 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। चलिए तो इस बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। हरिद्वार में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश के चलते ठंड बढ़ चुकी है और ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। ठंड के चलते घरों में लोग कैद हो चुके हैं। तो जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लोगों की मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही है। बारिश के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि बिन मौसम यहाँ पर बरसात हो रही है। लगातार बारिश से जनजीवन यहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित है। ठंड के चलते घरों में अब कैद हो चुके हैं लोग और ऐसे में जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ विजिबिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, यानी कि वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश की वजह से ये ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में बात की जाए तो लगातार बारिश से लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो हरिद्वार में मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदला है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से और जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ चुकी है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार बारिशों से लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और ऐसे में ठंड के चलते घरों में लोग कैद हो चुके हैं। तो लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। चलिए तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार बारिश हो रही है, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, इस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि अगले 2-3 दिनों तक जो है लगातार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों समेत पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो उच्च हिमालयी क्षेत्र वहां पर बर्फबारी के आसार जताए गए। कुल मिलाकर देखें कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वह सच साबित होता नजर आया है और स्थितियां ऐसी हैं कि लगातार जो मैदानी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। इसी क्रम में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश काफी देखी जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं जिसके मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जो है जो शहर यानी बात करें तो मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का कहर बढ़ गया है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अगर कोई पर्यटक उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं या फिर यात्रा के लिए लिहाज से आ रहे हैं तो उनको पूर्ण रूप से सावधानी बरतने की जरूरत, खासकर कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों पर यात्रा कर रहे हैं तो। इसके अतिरिक्त अगर पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं तो पर्यटकों को खास ख्याल रखना होगा कि ठंड का जो कहर है वह काफी देखा जा रहा है। तो ऐसे में उन्हें गर्म कपड़ों के साथ ही अपने तमाम व्यवस्था करके उत्तराखंड आए और पर्वतीय क्षेत्रों में जाए। कुल मिलाकर कहें कि पूर्व मौसम विभाग ने अभी फिलहाल 2 दिन का और अलर्ट जारी किया है। क्या येलो अलर्ट जारी किया गया जिसके तहत लगातार जो है बारिश का असर देखने को मिल रहा है। तो पर्वतीय क्षेत्रों और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। जी रोहित, ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, कौन कौन से वो तमाम जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड के जो हिमालयी क्षेत्र, इसमें जो उच्च हिमालयी क्षेत्र यानी कि केदारनाथ जो ऊपर के क्षेत्र है, फिर बद्रीनाथ जो ऊपर के क्षेत्र है, इसके अलावा जो मसूरी और ऊपर नॉर्थ ईस्ट ऊपर के क्षेत्र है, यानी करीब 2500 मीटर की ऊंचाई वाली जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी के आसार है। तो वहीं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग समेत तमाम जो जिले हैं उन जिलों में जो है बारिश के आसार जताए गए। तो वहीं राजधानी देहरादून समेत जो है हरिद्वार और उधमसिंह इन क्षेत्रों में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो फिलहाल मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी भी इसके बावजूद जारी कर दी है कि लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी। और स्थिति जिस तरह से मौसम में तापमान की अगर बात करें तो फिलहाल देहरादून का तापमान है, तो वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तापमान जो है -डिग्री तक भी पहुंच गया है। तो वहीं
पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान ठीक ठाक है, तो ऐसे में कह सकते हैं ठंड का इस वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया, लोगों को सतर्क रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। रोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, बारिश से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर सहारा ले रहे हैं और इसी के साथ मैदानी क्षेत्र में बारिश से ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है, लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते खबर मसूरी से। मसूरी में बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। मसूरी के पास धनौल्टी में हल्की बर्फबारी और इसी के साथ मसूरी में भी बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का यहां पर अनुमान भी जताया है और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और सतर्क रहने की भी जरूरत है। तो धनौल्टी में हल्की बर्फबारी हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने यहां पर अनुमान जताया कि मसूरी में भी बर्फबारी हो सकती है। तो वही मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्व अनुमान जारी किया है। तो वही अल्मोड़ा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया, आसमान में घने बादल छाए रहे, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अभी 3 डिग्री के समीप है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले क्षेत्र बिनसर, जागेश्वर, शीतलाखेत में बर्फबारी के साथ निचले इलाके में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। चलो तो इस पर शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड में बड़ी चुनावी सरगर्मियां, आचार संहिता लगने से पहले मिली जिम्मेदारी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कुसुम कंडवाल को मिली है जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने यह अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। कुसुम कंडवाल बनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी नेता कुसुम कंडवाल को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने ये अहम जिम्मेदारी उनके हवाले किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, कुसुम कंडवाल बनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। तो चुनाव से पहले यहां पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी गई है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है क्योंकि अब चुनाव करीब है और ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के नेता कुसुम कंडवाल को यहां पर अहम जिम्मेदारी मिली है। राज्य सरकार ने ये अहम जिम्मेदारी उनके हवाले की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव करीब है और साफ तौर पर राजनीतिक सरगर्मियां भी देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने यहां पर एक अहम जिम्मेदारी दी है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो ये बड़ी खबर, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लगातार ये बड़ी खबर, जिस तरीके से सभी को इंतजार है तारीखों का, तो दोपहर 3:30 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। लगातार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से करीब है और ऐसे में आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इस दरमियान तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव करीब है और ऐसे में चुनाव की तारीखों का सभी को इंतजार है और आज एक चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर जानकारी दी जा सकती है। चुनाव की तारीखों का यहां पर ऐलान हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और कई मायनों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास है क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी की निगाहें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है क्योंकि चुनाव करीब है और ऐसे में सभी इसके इंतजार में बैठे हुए कि चुनाव का तारीख कब आएगा सामने और ऐसे में आज इसका ऐलान हो सकता है। तो 3:30 बजे आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है और ऐसे में यूपी और उत्तराखंड के चुनाव की तारीखों का आज 3:30 बजे ऐलान हो सकता है क्योंकि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है।
तो दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कई राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। यूपी विधानसभा के चुनाव का आज ऐलान हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी खबर, आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3:30 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। यूपी में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड समेत 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें 5 राज्यों में जो चुनाव है उसके तारीखों का आज ऐलान किया जा सकता है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड भी शुमार है। आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर किया जा सकता है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। चलिए, तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से चर्चा चल रही है कि जल्द ही जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है कि कहीं ना कहीं समय जो सामने आया है कि 3:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। तो ऐसे में स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं कि आज ही जो है आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता की जो है घोषणा यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और लंबे समय से की कवायद भी चल रही थी। और इस तरह से अगर बात करें फिलहाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, इन 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसके दृष्टिगत जो है एक लंबे समय से जो है भारत निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा हुआ था। और इससे चुनाव के दृष्टिगत जो है 5 राज्यों के भ्रमण पर भी निर्वाचन आयोग निकला था। इसी क्रम में बात करें उत्तराखंड में भी आए थे, उत्तराखंड की तैयारियों का जायजा भी लिया। किस तरह से स्वास्थ्य की स्थिति यानी कोविड के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से प्रदेश में चुनाव कराए जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और मतदाता सूची कब से प्रकाशित होगी। तो कुल मिलाकर देखिए कहीं ना कहीं तैयारियों का पहले स्थितियों का जायजा ले लिया गया था। और पिछले 2 दिनों से बात करें, 2 दिनों भीतर भी लगातार इस तरह से परसों जो है भारत निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की थी। उसके बाद से कल भी लगातार भारत निर्वाचन आयोग की तमाम दौर की बैठकें भी चली, क्योंकि एक सही ढंग से, निष्पक्ष और सही ढंग से जो है चुनाव संपन्न कराना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती भी होती है, जिससे पार पाने के लिए पहले से निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को मुकम्मल करता है। तो इसी क्रम में जो है लगातार व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए थे। सभी जो प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन कार्यालय है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको इस बात निर्देश दिए गए थे कि सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से मुकम्मल कर लिया जाए। इसके बाद ही भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने जो है सभी स्थितियों का जायजा भी लिया था। लेकिन अब लगभग चीजें, प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, जिसके चलते जो आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द यानी कि आज 3:30 बजे ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी और जो 5 राज्यों में चुनाव है उनकी तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं वह दिन अब आ गया है, जिस तरह से जो वैश्विक यानी एक चुनावी रण के रूप में यानी जो राजनीतिक दलों का परीक्षा की खड़ी होती है वह नजदीक आ गया है। ऐसे में जो राजनीतिक दल उनकी सांसें भी चढ़ गई कि क्या कुछ रहने वाला है, किस व्यवस्थाओं के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि दूसरा मामला यह भी है कि कोविड के लगातार इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग इस बाबत जोर दे रहा था कि जो रैलियां हैं या फिर जो जनसभाएं हैं उसको वर्चुअल रूप से किया जाए। तो इसके अतिरिक्त भी लगातार जो बैठकें की गई, बैठकों में यह चर्चा किया गया कि फिलहाल जो राज्यों से भारत निर्वाचन आयोग ने इस बाबत जानकारी मांगी कि उनके राज्यों में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन होती है तो इसका सीधा फायदा यह रहेगा कि अगर भीड़ एकत्र भी होती है तो ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा, अगर स्प्रेड भी होता है तो ज्यादा जानलेवा साबित नहीं होगा। तो इस बाबत भी भारत निर्वाचन आयोग जोर देता रहा है। लेकिन अब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चर्चा यही है कि फिलहाल जो है आगामी चुनाव के मद्देनजर तिथियों की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर सभी की निगाह अब 3:30 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है और ऐसे में रोहित अगर बात की जाए लगातार अब चुनाव करीब है और ऐसे में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें मुख्य निर्वाचन कार्यालय की, तो मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने पहले ही जो नामावली है निर्वाचन की उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया गया और सभी 5 के 5 राज्यों में अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग तैयारियों में इस बात जुटा हुआ है कि जितने मतदाता जो हमारी संख्या यानी वोटर है उनको अधिक से अधिक उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इस रूप में भी देखा जा रहा है कि जितने भी प्रदेश के दिव्यांग लोग हैं
या फिर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि वो भी मतदान कर सकें। इनके अलावा जो है कोविड के दृष्टिगत भी मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से व्यवस्था की गई कि जो भी मतदान डालने आएंगे वह मास्क का पूर्ण रूप से पालन, जो नियम है कोविड से बचाव के लेकर के उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और इस बार खास बात यह भी रहेगी कि जितने भी मतदाता सभी ग्लव्स पहनकर ही मतदान करेंगे, तो इससे जो कोविड स्प्रेड का जो बात करते हैं वह उससे रोकथाम मिल पाएगा। दूसरी बात, जो राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो राजनीतिक दल भी लगभग से तैयारियों में जुटे हुए, लंबे समय से इस बात तैयारियों में जुटे हुए थे, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो दिक्कतें यह रहती है कि निर्वाचन आयोग के ओर से जो राजनीतिक दलों को ये बात कही गई थी कि जो व्यवस्था यानी कि कोविड के अनुरूप जो बिहेवियर है उसका पालन करते हुए जो है अपनी तैयारियां सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं तैयारियां बेहतर ढंग से की गई हैं, राजनीतिक दल भी दमखम से तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अगर आचार संहिता लागू हो जाती है यानी कि तिथियों का ऐलान हो जाती है तो पूर्ण रूप से राजनीतिक दल पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएंगे, ताकि आगामी चुनाव, जो ये चुनाव होगा उसमें किस तरीके से जो व्यवस्था की जाए, डोर टू डोर किस तरह से कैंपेनिंग की जाए। जी बिल्कुल रोहित, यहाँ पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ऐलान होता है। इसी बीच हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सभी की निगाह 3:30 बजे टिकी हुई है, क्या कुछ लगता है? देखिए, ऐसा है कि सभी लोगों को इस बात का इंतजार था कि आखिर कब जो है चुनाव आयोग जो है चुनाव की घोषणा करे, और अब उसका कार्यक्रम आ गया है। और कार्यक्रम में ये तय हो गया है कि 3:30 बजे जो है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की बाकायदा जानकारी देगा कि कैसे कैसे जो 5 राज्य हैं वहां चुनाव होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिसपे पूरे देश की निगाह और पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, अब उसमें किन किन चरणों में कहाँ चुनाव होगा, पहले पश्चिम में चुनाव होगा कि पहले पूरब में होगा कि उत्तर में होगा कि दक्षिण में होगा, अब सभी जगहों पे इस तरह की चर्चा चल रही है। जो नेता हैं, जो टिकटार्थी हैं, उनके टिकट मांगने की भीड़ अलग अलग दलों कार्यालय के बाहर लगी हुई है। आप भारतीय जनता पार्टी जाइए या समाजवादी पार्टी जाइए या बहुजन समाज पार्टी जाइए, वहां टिकटार्थियों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये है कि निर्वाचन आयोग को ये देखना होगा कि जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शहर नहीं बचा है जहां पे कोविड के मामले ना आए हों। ऐसे में चुनाव को कैसे संपन्न कराया जाए, कैसे ये सारी व्यवस्था की जाए, जो पॉलिटिशियन हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी ये देखना होगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं वो इससे बचे रहें। उसके अलावा जनता जिनको जाके इनका भाग्य तय करना है इन पार्टियों का, उनकी भी जान बचानी होगी। ये सारी बातें, उसके अलावा जो लोग चुनाव में लगे होंगे, जो लोग चुनाव को संपन्न कराएंगे, उनकी जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएगी, ये सारी बातें बेहद अहम है। और भारत निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन बातों को मद्देनजर रख के फैसला लेना होगा, निर्णय लेना होगा। और मैं समझता हूं कि आज का दिन बेहद अहम है। जी अरविंद जी, और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत निर्वाचन आयोग क्या कुछ तमाम तैयारियां करता है। अरविंद जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खास मानी जा रही है। क्या कुछ तैयारियां है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है निर्वाचन आयोग के लिए। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, ये चिंता की बात भी है। और इसी बीच आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सभी की निगाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी हुई है, क्योंकि सभी लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में सभी की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो यहां पर चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हो सकता है कि आज तारीखों का ऐलान हो जाए, क्योंकि यूपी समेत उत्तराखंड और कई ऐसे राज्य, 5 ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में। और इसी के साथ आज निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कुछ तैयारियां, और हो सकता है कि यहां पर तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। तो आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी की निगाहें अब 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। निर्वाचन आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 5 राज्यों में चुनाव है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर भी तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो निर्वाचन आयोग के लिए कि किस तरीके से इस कोविड काल में वो तमाम तैयारियां करे, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है।
तो हमारे साथ इसी बीच रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, सभी की निगाह 3:30 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और ऐसे में क्या कुछ लगता है? भी चुनाव आयोग द्वारा डेट की घोषणा हो सकता है, उसी हिसाब से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता भी तैयारी कर रहे थे। जो आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कयास लगाए जा रहे हैं कि कब तक कितने चरण में चुनाव होगा और चुनाव आयोग कब उनकी तिथि की घोषणा करती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं खुद एक राजनीतिक दल के पार्टी कार्यालय पे मुख्यालय पे मौजूद हूँ, यहाँ के हलचलें बता रही हैं जिस तरीके से कयास जो लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग घोषणा कभी भी कर सकता है, तो उसके लिहाज से यहाँ कार्यकर्ताओं को आना जाना चालू हो गया है। क्योंकि ये माना जाता है कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद जो चरण का घोषणा होगा उसके हिसाब से कैंडिडेटों पर भी दबाव रहता है और पार्टी के नेताओं पर भी दबाव रहता है कि जल्दी से जल्दी कैंडिडेटों की लिस्ट जारी करें। तो मैं एक बार अपने सहयोगी सूर्या से कहूंगा कि दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी हुई है, लगातार यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ये अचानक भीड़ बढ़ी है जब से टीवी चैनलों में खबर चल रही है कि निर्वाचन आयोग घोषणा कर सकता है, कभी भी तारीखों को लेके ऐलान कर सकता है। तो तब से यहाँ पे लगातार हरकत बढ़ी हुई है। और क्योंकि एक पार्टी का जो राजनीतिक दल है उनके सामने एक चैलेंज भी होता है कि क्योंकि एक सीट पे 10-10 कैंडिडेट है, तो किसको संतुष्ट करना है, किसको नहीं संतुष्ट करना है। तो लगातार जिस तरीके से पार्टी वर्करों का यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबको निगाह निर्वाचन आयोग द्वारा जो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाया गया है, प्रेस के लोगों को बुलाया गया है, जो कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव तिथि का ऐलान कभी भी हो सकता है, उसको लेके हर एक जगह हलचल मची हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है और माना जा रहा है कि अधिक से अधिक चरणों में चुनाव होगा कि कम चरणों में चुनाव होगा, अधिक से अधिक चरणों में चुनाव होगा कि कम चरणों में चुनाव होगा। जिस तरीके से कोरोना का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया हुआ है, और चूंकि सबसे पहले हाईकोर्ट ने भी यहाँ की एक चिट्ठी लिखा था इलेक्शन कमीशन को और प्रधानमंत्री को कि जान है तो जहान है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पे कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल भी आया है कि जहाँ पे 1000 से अधिक अगर कोरोना के मरीज पाए जाते हैं तो वहाँ क्या होगा। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा चैलेंज भी होगा चुनाव कराने के लिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुआ था, चाहे हम उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की बात करें, लोगों में खतरा बढ़ता ही जा गया और तमाम मौतें हुई, जिस पर सवाल भी खड़े किए गए। तो इलेक्शन कमीशन के सामने एक ये भी बड़ा चैलेंज है, तो अपना साख बना के रखना। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालांकि अभी कोई उस प्रकार के नुकसान का आकलन नहीं, क्योंकि जो सरकार द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया जाता है तो उसमें आंकड़ा तो बताया जाता है, साथ ही ये भी बताया जाता है कि इसमें से कितने पेशेंट को सीरियस हालात में हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया है। तो देखिए तरुणम, चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जी।